कई दशकों से यह एक ऐसा युद्ध था जो अंधेरे में लड़ा गया था, जासूसों, तोड़फोड़ और गुप्त ऑपरेशनों का एक छाया युद्ध। लेकिन अब किसी ने लाइट जला दी है। कॉन्फ्लिक्ट खुलकर सामने आ गया है। मिसाइलें उड़ रही हैं और मिडिल ईस्ट के दो सबसे ताकतवर देश इजराइल और ईरान एक फुल स्केल वॉर के मुहाने पर खड़े हैं दोस्तों। अब इसे सिर्फ एक दूर का कॉन्फ्लिक्ट मानकर खारिज करना आसान है, लेकिन भारत के लिए यह उसकी स्ट्रेटेजिक दहलीज पर हो रहा है। यह संकट भारत की इकोनॉमिक एम्बिशन को खतरे में डालता है, इसके लाखों नागरिकों को जोखिम में डालता है और वर्ल्ड स्टेज पर इसकी भूमिका को पूरी तरह से बदल सकता है। आइए समझते हैं कि कैसे यह टकराव भारत के लिए एक परफेक्ट तूफान खड़ा कर सकता है, और अगर कुछ भी तो नई दिल्ली इससे निपटने के लिए क्या कर सकती है। सालों से इजराइल और ईरान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट फुसफुसाहटों का युद्ध था। एक साइंटिस्ट की अजीब हत्या, एक मिलिट्री फैसिलिटी में एक रहस्यमय धमाका, आप निशान जानते हैं। लेकिन 13 जून को वे फुसफुसाहटें एक बहरे करने वाली दहाड़ बन गई। एक चौंकाने वाले कदम में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और प्रमुख मिलिट्री लीडर्स के खिलाफ सियादे हमले किए। ईरान का जवाब उतना ही तेज और उतना ही भयंकर था, जिसने इजरायली ठिकानों की ओर बैलिस्टिक मिसाइलों की एक लहर छोड़ दी। छाया युद्ध वह खत्म हो गया। एक सियाधा और सच कहूं तो डरावना कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, और इसकी लहरें पहले ही भारत तक पहुंच रही हैं। तो हम इस पॉइंट तक आखिर कैसे पहुंच गए, इसे समझने के लिए आपको इजराइल और ईरान के बीच की टॉक्सिक हिस्ट्री को समझना होगा। ईरान की 1949 की इस्लामिक क्रांति के बाद से दोनों देश एक कड़वे स्ट्रगल में फंसे हुए हैं। तेहरान ने इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को कभी स्वीकार नहीं किया है, और उसने दशकों से लेबनान में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन में हमास जैसे ग्रुप्स को हथियार दिए हैं, जिससे इजराइल के चारों ओर आग का एक घेरा बन गया है। इजराइल ने बदले में ईरान के सस्पेक्टेड न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा अपने अस्तित्व के लिए खतरा माना है। इसी वजह से वह लंबी और खतरनाक शैडो वॉर हुई, जिसका हमने जिक्र किया था। इजराइल पर ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप करने वाले साइबर अटैक से लेकर टॉप ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्याओं तक हर चीज का आरोप लगाया गया है। ईरान को अपनी तरफ से दुनिया भर में इजरायली मालिकाना जहाजों और दूतावासों पर हमलों से जोड़ा गया है, लेकिन वे सारे पुराने नियम अब लागू नहीं होते। ये डायरेक्ट मिसाइल स्ट्राइक्स इस कॉन्फ्लिक्ट को अब तक का सबसे खतरनाक बनाते हैं। ये हमें अब सुनने को मिल रहा है कि नरक है कि दोनों पक्ष यूनाइटेड स्टेट्स की मिडलमैनशिप में एक बहुत ही नाजुक सीज फायर पर सहमत हो गए हैं, लेकिन कोई भी आसान नहीं है। टेंशन बहुत ज्यादा है, और दोनों देशों ने यह साफ कर दिया है कि एक भी गलत कदम का जवाब ओवरवेलमिंग फोर्स से दिया जाएगा। सिचुएशन सचमुच नाइफ्स एज पर है। तो भारत में इसे देखते हुए ये आपके लिए क्यों मायने रखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कोई रीजनल स्पैट नहीं है। भारत एक यूनिकली सेंसिटिव और वल्नरेबल पोजीशन में है। अपने दो सबसे क्रिटिकल पार्टनर्स के ठीक बीच में फंसा हुआ है, और इसका फॉल आउट शुरू हो चुका है। लोग अक्सर कहते हैं कि भारत की विदेश नीति एक पतली रस्सी पर चलने जैसी है। जब बात मिडिल ईस्ट की आती है तो यह आरी से जगलिंग करने जैसा है। एक तरफ इजराइल है। पिछले 2 दशकों में भारत इजराइल के संबंध एक पावरफुल स्ट्रेटेजिक अलायंस में बदल गए हैं। भारत इजरायली मिलिट्री टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। हम एडवांस्ड ड्रोन्स, सोफिस्टिकेटेड रेडर सिस्टम्स और बरक 8 जैसे मिसाइल्स की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक शॉपिंग स्प्री नहीं है, ये टेररिज्म और भारत की टॉप टियर डिफेंस टेक की जरूरत के बारे में साझा चिंताओं पर बनी एक सच्ची पार्टनरशिप है। इजरायली कंपनियां भारत की मेक इन इंडिया पहल में भी प्रमुख खिलाड़ी हैं, और दूसरी तरफ ईरान है। भारत के लिए ईरान सिर्फ एक और देश नहीं है, ये एक गेटवे है। ये सेंट्रल एशिया और उससे आगे भारत की मैसिव एम्बिशन को जोड़ने की कुंजी रखता है। इस स्ट्रेटेजी का दिल चाबहार पोर्ट है। भारत ने ईरान के तट पर इस पोर्ट को विकसित करने में पैसा लगाया है। इसे अपने प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को बाईपास करने और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए एक ट्रेड रूट खोलने के लिए एक सुनहरा अवसर मान रहा है। चाबहार इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नामक एक बड़ी परियोजना का आधारशिला है, एक ट्रेड रूट जो रूस और यूरोप को सामान भेजने के समय और लागत को नाटकीय रूप से कम कर सकता है। तो आप समस्या देखते हैं, भारत एक अविश्वसनीय रूप से मुश्किल स्थिति में है। इसे अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इजरायली डिफेंस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लेकिन इसे अपने इकोनॉमिक फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए ईरानी ज्योग्राफी की जरूरत है।
उनमें से किसी को भी नाराज करना एक ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध तेज हो रहा है, भारत पर एक पक्ष चुनने का प्रेशर हर दिन बढ़ रहा है। इंडिया के लिए सबसे पहला और सबसे गहरा असर इकोनॉमिक होगा। जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है, तेल के दाम बेकाबू हो जाते हैं। इंडिया अपने क्रूड ऑयल का 80% से ज्यादा इंपोर्ट करता है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ईरान के ठीक बगल से गुजरने वाले एक छोटे से शिपिंग लेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरता है। वॉर की सिचुएशन में ईरान ने इसे बंद करने की धमकी दी है, जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक पूरी तरह से तबाही होगी। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो सिर्फ रिस्क ही नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पहले ही बढ़ चुके हैं और एनालिस्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि लंबा चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट प्राइसेस को 100 या $120 प्रति बैरल से ज्यादा कर सकता है। इसका आपके लिए क्या मतलब है? पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। गवर्नमेंट के लिए इसका मतलब है इंपोर्ट बिल का बढ़ना, कमजोर रुपया और बेकाबू इन्फ्लेशन का बहुत रियल खतरा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शायद इंटरेस्ट रेट्स को ऊंचा रखना पड़ेगा, जिससे पूरी इकोनॉमी धीमी हो जाएगी। और दर्द सिर्फ पंप पर नहीं रुकता है, हमारी ट्रेड रिस्क पर है। इजराइल के साथ इंडिया का ट्रेड $10 बिलियन से ज्यादा का है, जो डिफेंस और टेक्नोलॉजी जैसे जरूरी एरियाज में फैला हुआ है। और जबकि ईरान के साथ हमारा ट्रेड सैंक्शंस की वजह से रुका हुआ है, वे भारतीय एग्रीकल्चरल गुड्स, खासकर हमारे बासमती चावल के एक बड़े खरीदार बने हुए हैं। यहां तक कि स्टॉक मार्केट भी टेंशन में है। जब कॉन्फ्लिक्ट की खबर आई तो सेंसेक्स गिर गया, क्योंकि इन्वेस्टर्स एक बड़ी वॉर के बारे में डर गए थे। और ये सुनिए, हमारी डिजिटल लाइफ भी सेफ नहीं है। दुनिया की ज्यादातर क्रिटिकल अंडरवाटर इंटरनेट केबल्स इसी रीजन से होकर गुजरती हैं। उन्हें कोई भी नुकसान इंडिया भर में इंटरनेट सर्विसेज को बिगाड़ सकता है। हमारे बैंकिंग सिस्टम से लेकर हमारे आईटी सेक्टर तक सब कुछ अफेक्ट कर सकता है। सियादे आर्थिक झटके के अलावा ये कॉन्फ्लिक्ट भारत के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स के लिए एक नाइटमेयर है। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट, जो भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक बनने वाला था, अब एक पोटेंशियल वॉर जोन के बीच में है। भारत ने अभी अभी पोर्ट को मैनेज करने के लिए 10 साल की डील साइन की है, लेकिन अगर फैसिलिटी डैमेज हो जाए या शिपिंग लाइंस वहां डॉक करने से बहुत डरे तो इसका क्या फायदा? अगर चाबहार फेल हो जाता है तो यह सिर्फ एक बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक डेड एंड है। ये चीन के सपोर्ट वाले पाकिस्तान के राइवल ग्वादर पोर्ट को एक बड़ी जीत दिलाएगा। सेंट्रल एशिया तक सियादे रास्ते का भारत का सपना टूट जाएगा और चीन और पाकिस्तान हमारे बैकयार्ड में अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। फिर मानवीय कीमत भी है। खाड़ी में काम कर रहे लाखों भारतीयों की सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हमारे हजारों नागरिक इस क्षेत्र में काम करते हैं, जिसमें इजराइल भी शामिल है। जैसे जैसे सिचुएशन बिगड़ी, भारत को ईरान से अपने हजारों नागरिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए अर्जेंट ट्रैवल वार्निंग्स और ऑपरेशन सिंधु लॉन्च करना पड़ा। ये संकट भारत की समुद्री सुरक्षा पर भी बहुत प्रेशर डालता है। रेड सी और अरेबियन सी में जहाजों पर लगातार हमलों के साथ इंडियन नेवी पहले से ही महत्वपूर्ण शिपिंग लेन की निगरानी करने की कोशिश में बहुत बिजी है। एक बड़ा युद्ध और भी बड़ा बोझ होगा, जिससे भारत को अपने ट्रेड को बचाने के लिए और रिसोर्सेज खर्च करने पड़ेंगे। देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स और तेजी से बदलता संकट है। ये समझना बहुत जरूरी है कि असल में क्या दांव पर लगा है। अगर आपको इस ब्रेकडाउन से जानकारी मिल रही है और आप भारत को प्रभावित करने वाली जियोपॉलिटिकल स्टोरीज में और डीप डाइव्स चाहते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल बजाएं। इस तरह जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, आप कानून प्लस से हमारे फ्यूचर अपडेट्स मिस नहीं करेंगे। तो इस सब केओस के बीच इंडिया असल में कर क्या रहा है? अभी न्यू दिल्ली अपना क्लासिक कार्ड खेल रहा है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। सिंपल शब्दों में कहें तो ये किसी भी साइड को चुनने से मना कर रहा है। इसने डी एस्केलेशन और डायलॉग के लिए कहा है, बिना इजराइल या ईरान में से किसी पर उंगली उठाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इजरायली काउंटर पार्ट को चिंता व्यक्त करने और शांति के लिए पुश करने के लिए फोन किया। उसी समय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अपने ईरानियन काउंटर पार्ट के साथ फोन पर थे, उनसे रिस्ट्रेंट का आग्रह कर रहे थे। हमने इस बैलेंस्ड अप्रोच को तब देखा जब इंडिया ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक स्टेटमेंट से खुद को दूर कर लिया, जिसने इजराइल की निंदा की थी। ये एक क्लियर सिग्नल था कि इंडिया को ब्लेम गेम में नहीं घसीटा जाएगा।
ये न्यूट्रलिटी एक कैलकुलेटेड रिस्क है। इंडिया का मानना है कि तेहरान और टेल अवीव दोनों के साथ कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रखकर ये अपने इन्फ्लुएंस को प्रिजर्व कर सकता है और शायद, बस शायद, मीडिएशन में एक रोल निभा सकता है। आखिर इजराइल और ईरान दोनों इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को वैल्यू करते हैं, जो न्यू दिल्ली को एक यूनिक अगर चैलेंजिंग पोजीशन देता है खेलने के लिए। लेकिन ये केयरफुल स्ट्रेटेजी अपने पेरिल्स के बिना नहीं है। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट इतना हॉट हो जाता है तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को आसानी से इंडिसाइसिवनेस समझा जा सकता है। इंडिया के लिए चैलेंज ये दिखाना है कि उसकी न्यूट्रलिटी सिर्फ सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे रीजन में शांति के लिए एक जेन्युइन फोर्स हो सकता है जिस पर पूरी दुनिया निर्भर करती है। इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो रही हो, पर इसका असर भारत पर तुरंत, सीधा और खतरनाक है। आपकी गाड़ी में डाले गए पेट्रोल के दाम से लेकर खाड़ी देशों में काम कर रहे हमारे लोगों की सुरक्षा तक, हमारे सबसे जरूरी ट्रेड रूट्स के फ्यूचर से लेकर एक बढ़ती हुई ग्लोबल पावर के तौर पर हमारी अपनी हैसियत तक दांव पर बहुत कुछ लगा है। ये संकट हमें साफ साफ बताता है कि हमारी इस जुड़ी हुई दुनिया में कोई भी बड़ी जंग सच में कहीं और नहीं होती। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है। इसे मिडिल ईस्ट की मुश्किल पॉलिटिक्स को संभालने के लिए अच्छी कूटनीति की जरूरत होगी। इसे अपनी एनर्जी और ट्रेड से जुड़े हितों की हिफाजत के लिए एक मजबूत इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी की जरूरत होगी, और इसका मतलब होगा अपनी मिलिट्री ताकत को बढ़ाना, ताकि हम अपने हितों की रक्षा कर सकें ऐसी दुनिया में जो हर दिन ज्यादा अराजक होती जा रही है। भारत का आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। इसे एक पतली लाइन पर चलना होगा, अपनी दोस्ती बनाए रखते हुए अपने फ्यूचर को बचाना होगा। मिडिल ईस्ट में तूफान उमड़ रहा है और भारत को इसे नेविगेट करने के लिए तैयार रहना होगा। क्या भारत इन दबावों को झेल पाएगा? भारत को अपना पूरा सपोर्ट दिखाने के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और दोस्तों, अपने कमेंट्स शेयर करना और कानून प्लस को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स भी देखें।